हेलो नाजरीन, मैं हूँ रिहान यूनुस। हाल ही में महाराष्ट्र असम्बली के इलेक्शन हुए, उसके नताइज आए और उसके बाद जो सियासी मंजरनामा है वो बिल्कुल तब्दील हो गया। बीजेपी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। जहाँ तक शहर मालेगांव की बात करें तो शहर मालेगांव में 4 बड़े उम्मीदवार थे जिनके बीच में मुकाबला था, लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने 162 वोटों से कामयाबी हासिल की। इसी मैदान में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शान हिंद भी मुकाबले में थी। हालांकि इस तरह की बातें भी की जा रही थी कि तब्दीली की लहर और शान हिंद जो है एक मजबूत उम्मीदवार है और एक अच्छी खासी वोट बैंक जो है उनके पास थी। तो इसी सिलसिले में आइए हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मौलाना जाहिद नदवी साहब, एडवोकेट तौसीफ साहब और अब्दुल रहमान साहब। ये समाजवादी के बहुत ही फ़ाल अरकान हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि इलेक्शन के अय्याम में किस तरीके से इनका कामकाज करने का तरीका था। इलेक्शन में नाकामी के बाद कुछ इनकी जो सरगर्मियां हैं उनके बारे में जानते हैं और किस तरीके से ये आगे का लाहे अमल तय करने वाले हैं, जानते हैं। सबसे पहले मैं मौलाना जाहिद नदवी साहब से सवाल पूछता हूं कि किस तरीके का आपका तजुर्बा रहा इस असम्बली इलेक्शन का। देखिए 2007 में तीसरे महाज की बुनियाद पड़ी। उस वक्त से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आया और हर इलेक्शन को बहुत करीब से देखता रहा। इस इलेक्शन में गुज़िश्ता असम्बली इलेक्शन 2019 का जो नतीजा आया था, शहर ने बहुत उम्मीदों और चाह से मौजूदा एमएलए का इंतखाब किया था और उस वक्त की जनता दल और अभी की समाजवादी निहाल साहब की वर्कर, उनकी टीम जो थी वो मौजूदा एमएलए के साथ शाना बशाना थी। अभी के कांग्रेस के एजाज बेग साहब ये लोग थे, जिसकी वजह से उनको 1,17,000 वोट मिल सकी थी। लेकिन तवक्को शहर ने बहुत ज़्यादा लगा रखी थी कि ये चुन के आने के बाद शहर में काफ़ी तब्दीली होगी, हर शोबे में तब्दीली होगी। लेकिन इन 5 सालों में ऐसी कोई तब्दीली नहीं दिखी हमें। लाखों करोड़ों अरबों रुपये का फंड तो दिखाया गया, लेकिन ज़मीन पे कहीं दिखा नहीं। ये आप लोग भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस वजह से मौजूदा 2024 के असम्बली इलेक्शन में जनता दल फिरका परस्त पार्टी के साथ शामिल हो जाने की वजह से मालेगांव की यूनिट, बल्कि महाराष्ट्र जनता दल की अक्सर लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर दी। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का यूं ही नहीं ज्वाइन किया, बहुत गौर खौज करने के बाद किया गया जब समाजवादी पार्टी को, और तकरीबन तमाम बड़ी पार्टियों से इनको ऑफर थे कि आप हमारी पार्टी में आइए। खैर, समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद असम्बली इलेक्शन शुरू हुआ। असम्बली इलेक्शन शुरू जब हुआ तो इंडिया अलायंस का मसला था। समाजवादी, कांग्रेस और जो भी दिल्ली में अपने इंडिया अलायंस है, उसमें समाजवादी पार्टी थी और वो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी पार्लियामेंट इलेक्शन में चुन कर आई, जिसकी वजह से उसका कद भी बढ़ गया था। और मालेगांव में जिस वक्त तो मालेगांव समाजवादी पार्टी के लोगों ने वहाँ शमूलियत इख्तियार की लखनऊ में, उसी वक्त तो ये तय हो गया था कि ये लोग मालेगांव से असम्बली की उम्मीदवारी करेंगे। हालात में बहुत नफसे व फराज आते रहे हमें, तो उसमें बहुत कठिनाई आई कि पहले ये कि ये उम्मीदवारी नहीं करेंगे, फिर इसको सफाई देते हुए फिर ये आया कि ये बैठ जाएंगे, फिर ये आया कि इनको अलायंस का टिकट नहीं मिलेगा, फिर ये आया कि इनको गठबंधन का टिकट नहीं मिलेगा, फिर नई चीज बना तो बोल दिया गया कि ये फला को सपोर्ट करें, ये फला को सपोर्ट करेंगे। तो इन सब हालात से हम नबर्द आजमा होते हुए इलेक्शन में रहे।
लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा जो असेंबली इलेक्शन का रहा है पीछे 9, 14, 19 और ये 24 का, मैं इस नतीजे से मुतमईन नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि 79 लाख वोट लेने के बाद शरद पवार को 10 सीट मिली। 10 72 लाख वोट लेने के बाद कांग्रेस इनको शिवसेना को उद्धव ठाकरे 16 सीट 16 सीट मिलती है। तो ये सब नतायज जो बता रहे हैं और जो आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और पूरे आज महाराष्ट्र की सियासत का महवर यही है, ईवीएम मशीन। तो उससे मुझे, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मुझे इत्मीनान नहीं है। मालेगांव की मशीन में भी मैनिपुलेटेड किया गया है, उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई हवा में मेरी बात कर रहा हूँ। जिस वक्त ये असेंबली इलेक्शन शुरू हुआ, आप लोग सोशल मीडिया यूट्यूबर हो, आप लोगों को इस बात का इल्म है कि हालात मुस्तकिल शहर का बदलाव की तरफ था। हमारे जलसों में पहले तो हमारे पार्टी में लोगों ने शमूलियत इख्तियार की खुद से आकर। फिर ऐसा हुआ कि जब हमने कॉर्नर मीटिंगें कुछ ली तो हमको अच्छा रिस्पांस दिया, हमने जलसा लेना शुरू किया। जलसे में हमारे पास पेड वर्कर नहीं थे। हमको इसकी खुशी थी कि यार हमारे पास जो वर्कर मीटिंग में जलसों में आ रहे हैं, ये पेड वर्कर नहीं है, ये खुद से आ रहे हैं। इसमें हमारे को हौसला मिला और हम इलेक्शन को सही दिशा में ले जाने की कोशिश की। लेकिन ये हमारे शहर की बदनसीबी है कि जब कोई एक उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली होती है, वो धोखा खा जाती है। जी, या मैं एडवोकेट तौसीफ साहब आपसे एक सवाल कि इतना अच्छा माहौल समाजवादी पार्टी और आपके उम्मीदवार के लिए बना। देखिए, जब से असेंबली इलेक्शन का हमने नॉमिनेशन फॉर्म भरा तो आप लोगों ने देखा होगा कि नॉमिनेशन फॉर्म की रैली में काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े थे, शामिल हुए थे। यानी मैं ये कहना चाहूँगा कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की जो नॉमिनेशन रैली थी, उससे ज़्यादा लोग हमारे साथ थे और माहौल भी बहुत अच्छा था। शहर तब्दीली की तरफ था। आखिरी जो हमारा ख़ियाबान निशात चौक का जो जलसा हुआ, वो जलसा एक तारीखी जलसा था। उस जलसे में भी इतनी पब्लिक थी, इतने लोग आए थे। लेकिन आखिरी दिन जो है, जहाँ तक मुझे लगता है ना, कि शहर सिर्फ 2 उम्मीदवार में बट गया। लोगों की ये समझ हो सकती है, जैसे मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने एक नहीं कई मरतबा ये बात कही थी कि शान-ए-हिंद और समाजवादी पार्टी जो है वो आसिफ शेख ने खड़े किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आखिरी 1-2 दिन पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के कुछ लोगों ने ये भी बातें फैलाई थी कि समाजवादी का और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी का वापस गठबंधन हो गया है और वो अब उनके लिए, मतलब खुद के लिए वोट नहीं मांगेंगे। जी, हिमायत ये का एक वो इस तरीके की अफवाह फैलाकर लोगों को जहन को ख़राब किया गया है और जिसकी वजह से हमें भी जब ये रिज़ल्ट आया तो काफ़ी चौंकाने वाला था। जब रिज़ल्ट आया, जितनी वोट हमकी तवक्को थी उससे काफ़ी कम वोट हमको मिली है। तो मुझे तो ज़ाती तौर पर ये लगता है कि ये माहौल 1-2 दिन जो, यानी वोटिंग से 1-2 दिन पहले अफवाहें फैलाकर, और कुछ लोगों का जहन ये भी था कि अगर हम शान-ए-हिंद को वोट देते हैं तो आसिफ शेख रशीद जीत जाएंगे, या जो आसिफ शेख रशीद के वोटर्स हमारी तरफ थे उनके जहन में ये बातें बिठाई गई कि अगर आप शान-ए-हिंद को वोट देते हैं तो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी जीत जाएंगे। ये एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से हमको कम वोट मिली। यानी कहीं ना कहीं आपकी पार्टी जो है एक प्यादा बन गई। तो एक आपको यानी कहाँ आपसे चूक हुई, आपकी पार्टी ने कहाँ कमज़ोर पड़ गई आपकी पार्टी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी तो हमारी कमज़ोर नहीं पड़ी। अगर आप देखेंगे तो हमारे जो लीडर है मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान-ए-हिंद साहिबा और दूसरे जो बड़े ज़िम्मेदार थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा इलेक्शन लड़ा। अगर आप सरकारी महकमा जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, प्रांत ऑफिस है, या दूसरे जो भी इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट है, अगर आप उनसे पता करेंगे तो वो लोग भी आपको ये बताएंगे कि शहर मालेगांव में सबसे अच्छा असेंबली इलेक्शन जिस मुद्दों पर लड़ना चाहिए था वो समाजवादी पार्टी ने ही लड़ा। लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि हमारी पार्टी के कुछ जो लोग हमसे जुड़े थे, आखिरी 1-2 दिन पहले उन्होंने हमको धोखा दिया
वो सिर्फ हमारी पार्टी के साथ धोखा भी नहीं दिए, बल्कि उन्होंने भी सोशल मीडिया के थ्रू और लोगों के साथ मिल के ये बातें की कि शान हिंद और समाजवादी पार्टी जो है आसिफ शेख रशीद साहब के बोलने पर खड़ी हुई है, जिसकी वजह से हमको ज़्यादा तकलीफ हुई है। जी अब्दुल रहमान भाई, आप जैसे पार्टी की हर सरगर्मी में आप बहुत फाल रहते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं आप, तो आपको ऐसा लगता है कि कैंपेनिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो? जी, हमने कैंपेनिंग में कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ा। हत्ता कि जो स्टैंड अप विद शान हिंद, जी तो इस नाम से जो हमने प्रोग्राम रखा, शहर में मुनफरद प्रोग्राम और बहुत मकबूल हुआ। जी ऐसा है कि नॉमिनेशन फॉर्म से लेकर आखिरी दिन कैंपेनिंग तक हर जलसे में मतलब हमारी मीटिंगें मुफ्ती इस्माइल के जलसों जैसी होती, जी और लोग भी ये बात मान रहे थे। लेकिन फिर जो मज़हब का सहारा लेकर और जातिवाद का सहारा लेकर इलेक्शन लड़ा गया, उसमें लोग बह गए। दूसरी बात ये कि आपके पास में रिकॉर्ड होगा, तीनों कैंडिडेट के इलेक्शनी सभाएं छोड़ लीजिए, किसी भी सभा में हमारे अलावा मुद्दे के ऊपर बात नहीं की गई, जी विकास के ऊपर बात नहीं की गई, तामीर के ऊपर बात नहीं की गई, पीछे क्या कर चुके और आगे क्या करने वाले इसके ऊपर बात नहीं, एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर बात नहीं। ये सिर्फ हमारे स्टेज से ही हमने मैनिफेस्टो जाहिर किया शान की गारंटी के नाम से। आगे के 5 साल का पूरा लाए अमल बताया हमने, किस तरह काम करेंगे, ख़वातीन के ताल्लुक से काम करेंगे, नौजवानों के ताल्लुक से काम करेंगे, स्पोर्ट्स फील्ड पे काम करेंगे, तालीमी फील्ड में काम करेंगे, हर फील्ड में काम करने के लिए हमने मैनिफेस्टो जाहिर किया। आज का जो नुमाइंदा है, हैरत की बात यह है कि उसने गुज़िश्ता मैनिफेस्टो भी पूरा नहीं किया और आने वाले 5 साल में क्या काम करेगा उसका मैनिफेस्टो जाहिर नहीं किया। बस धर्म और ज़ात पात की बुनियाद पे इलेक्शन लड़के जीत के आ जाना, ये बराबर बात नहीं। यानी कहीं ना कहीं जात पात और धर्म जो है ये फैक्टर काम कर गया लोगों के लिए। इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को वर्गलाया, जी धर्म के नाम पे लोगों को वर्गलाया, मस्जिदों का इस्तेमाल किए, बाकायदा मदरसों का इस्तेमाल किए और झूठी कैंपेनिंग किए। अगर ये तामीर के नाम पे इलेक्शन लड़ते तो इनकी जमानत नहीं बचती। जी कुछ पूरे 5 साल में कोई तामीर नहीं किए, कोई काम नहीं किए, ना असम्बली में मालेगांव के लिए कोई आवाज़ उठाए। जहाँ जहाँ पे भी मालेगांव को एक नुमाइंदे की ज़रूरत पड़ती है, उस वक्त तो ये मालेगांव के बाहर। एक फैक्टर ये भी था जी कि मुफ्ती साहब को जैसा कहा जाता है कि आज़ाए कल्ब हो गया था, जी वो फैक्टर भी काम कर गया। आखिरी वक्त में लोगों की हमदर्दी हासिल हो गई। हमदर्दी आ गई उनके साथ। जी ये भी एक फैक्टर है, जो लोगों से मुलाकात हो रही है तो लोग गए हुए। जी कहाँ जाता है ऐसे क्या होगा, कहाँ जाता है आज़ाए कल्ब हो गया था, कहाँ जाता है क्या सर, हुआ? वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अखबारात में और यूट्यूब से खबरों से जो मालूम होता था वो यही, मैं मुलाकात करने की कोशिश किया मगर मुलाकात नहीं हो सकी मेरी, इसलिए मैं कहा कि कहा जाता है कि उनको आज़ाए कल्ब। जी एक जब नताइज जाहिर हुए और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई समाजवादी पार्टी की, उससे जो उम्मीदवार थी आपकी पार्टी की वो गायब थी, और उसके बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उम्मीदवार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर हाजिरी, क्या वजह? ये हमारे जो उम्मीदवार थी शान हिंद साहिबा, इलेक्शन वोटिंग से 4-5 दिन पहले से उनकी तबीयत ख़राब थी। वो मेडिसिन लेकर जलसे वगैरह कर रहे थे। रही बात इलेक्शन ख़त्म होने के रिज़ल्ट आने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उनकी जो छोटी बेटी है वो काफ़ी बीमार थी और वो दवा घर पर ही हॉस्पिटलाइज थी, इसके लिए वो उनके साथ में होने की वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ सकी। जी लेकिन बाहर जो है शहर में आवाम के बीच में ऐसा है कि हार के बाद जो है शायद वो कैंडिडेट सदमे में है, इसलिए वो मीडिया के सामने भी नहीं आ रही है, ऐसी बातें भी चल रही थी। देखिए, अब शहर मालेगांव जो है, यहाँ पर बातें तो बहुत चलती है, जी बातें बनाना तो लोगों को आता ही है, तो ये बात कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी कि वो, देखिए रिज़ल्ट आने के बाद तो मायूसी तो होती है, हमको भी हुई थी। जिस तरीके का हमारा माहौल था
जैसे लोग हम हमारे साथ जुड़ रहे थे, तो हमको भी काफ़ी तवक्को थी कि मालेगांव के लोग इस वक्त जो है तब्दीली का साथ देंगे, और लोग चाहते भी है तब्दीली के लिए। लेकिन रिजल्ट आने के बाद तो मायूसी, हमारी उम्मीदवार, हमारे पार्टी के जो जिम्मेदार थे, हमारे जो वर्कर थे, जो हमारी पार्टी के चाहने वाले हैं, ऐसे लोग हैं जिनका काम जो है हमारी पार्टी के ज़रिए हमारे लीडर मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने किए, तो वो लोगों को भी मायूसी हुई है। यानी लेकिन इतना काम करके लोगों का अवामी खिदमत करके उसके बाद इस तरीके के गैर मुतवक्के नताइज आने के बाद जो है थोड़ा सा दुख हुआ है। जी, अगर आप यूट्यूब चैनल वाले जितने भी है या अखबारात वाले हैं, आप लोग भी बेहतर जानते हैं कि मालेगांव शहर में अगर लोगों का सबसे ज़्यादा काम कोई करता है तो वो मुस्तकीम डिग्निटी साहब और उनकी ऑफिस से ही काम किया जाता है। चाहे फ़िरका परस्ती के मामलात हो, 12 नवंबर में जो वाक़या पेश आया था वो मामलात हो, या शहर के दूसरे कोई भी वाक़यात हो, हर जगह पर सबसे पहले मालेगांव की शहर मुस्तकीम डिग्निटी साहब, शान हिंद साहबा को ही याद करते हैं। तो रिज़ल्ट आने के बाद तो काफ़ी दुख हुआ हमको भी कि जो शहर के लिए इतनी मेहनत करते हैं, और मैं मुस्तकीम भाई के साथ जब से भी हूँ, मैं देखता हूँ कि कोई भी लीडर ऐसे है कि फ़ोन आने के बाद फ़ोन नहीं उठाते, लेकिन मुस्तकीम डिग्निटी साहब के साथ मैं जितना भी रहा हूँ, मैं देखा हूँ अगर वो कहीं बिज़ी है, कहीं मीटिंग में है या कुछ, तो जो नंबर से मिस कॉल होते हैं वो उस पर भी रिटर्न कॉल करके बात करते हैं कि कौन थे क्या नहीं। यानी हमेशा 24 घंटे जो कहते हैं ना कि ये शहर के लोगों के लिए खड़े रहने वाले लोग। उसके बावजूद लोगों ने चाहे मज़हब के नाम पर वोट दिया, या लोगों को ये गलत फहमी हुई कि हमारे जीतने से या हमें वोट देने से ये जीत जाएगा या वो जीत जाएगा, और जो आखिरी 1-2 दिन में बदउन्मानी पैदा करके हमारी पार्टी और हमारे उम्मीदवार के खिलाफ जो है माहौल ख़राब किया गया, जिसकी वजह से नतीजे इतने ख़राब आए। जी, नताइज जो भी आए उसके बाद जो है असबाब अपनी हार के जानने के लिए जो समाजवादी पार्टी ने शहर को 4 अलग-अलग जोन में बांटा, उसमें आप लोगों को भी डी जोन की जिम्मेदारी शायद दी गई है। तो उस में आपका किस तरीके से आप जायज़ा ले रहे हैं, लोगों से किस तरीके से मुलाकात कर रहे हैं, क्या आपको हार के असबाब पता चल जाए? हमको देखिए, जो वार्ड नंबर 19, 20, 21, 18 ये वार्ड की जिम्मेदारी दी गई है एडवोकेट तौसीफ और मुझे खुद। हम हमारी जो टीमें हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, अभी वो सिलसिला चल ही रहा है, और हम उनसे मिल कर उनकी हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। जैसे गैर मुतवक्का नतीजा आया तो हम दुखी हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा नतीजा आया। तो इसी तरीके से हमारे जो वर्कर हैं उनके साथ भी ये मसला है, तो हम उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और उनसे हार के असबाब मालूम कर रहे हैं, जिस पर जायज़ा कमेटी की मीटिंग से पहले एक जायज़ा कमेटी की ये मीटिंग होगी, और उसके बाद 13 दिसंबर को जो जनरल मीटिंग होगी उसमें मुस्तकीम भाई और शान हिंद ये अपना मौक़िफ़ सर्वे का पेश करेंगे। इसमें हम एक बात आपको बताते चले, हमारे लीडर मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने बारहा ये बात कही है कि हर इलेक्शन का माहौल और उसका वो अलग होता है, असर अलग होता है। अभी हालिया पार्लियामेंट इलेक्शन में 48 में से 31 सीट महायुति ने जीता, महाविकास अघाड़ी में। अभी 48 सीट टोटल में इनको मिली। और हमारा तो निहाली लोगों का ये एक दबदबा, मैं फिर कहूँगा दबदबा तो है। क्या पिछले 10-15 सालों के रिजल्ट उठा के देख लीजिए, असेंबली का नतीजा देखिए, उसके बाद पार्लियामेंट का नतीजा देखिए, बहुत ज़्यादा लहर थी। मैं उस वक्त तो तीसरे महाज का अव्वल फाउंडर मेंबर हूँ, मैं वो इलेक्शन लड़ा, उस वक्त तो भी 12-13 सीट जनता दल को आई थी। उसके बाद 9 में असेंबली का इलेक्शन आया, निहाल साहब को 23,000 वोट मिली। उसके बाद 12 में जब असेंबली का कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ तो उसमें परसेंट मैं आपको बता रहा हूँ, 41-41% वोट मुफ्ती साहब की तीसरे महाज को थी और 36% वोट इनको थी, जनता दल को थी। लेकिन आप वोट का रेशो देखिए, जैसा अभी महाराष्ट्र में हुआ है
वैसा ही हो गया था वहां पर जब भी के 41% लाने के बाद तीसरे महास को सीट मिली थी 19 और जनता दल को 36% सीट वोट मिलने के बाद आई थी सीट 4। यानी वोट का जो वोट रेशो का था वो रेशो जो ज्यादा। है ना, वो वोट का रेशो जो है ना, वो असम अपने कारपोरेशन इलेक्शन में जनता दल को भरपूर मिलता है। निहाली लोग जो मानने वाले हैं वो कहीं ना कहीं उस वक्त तो भरपूर वोट देते हैं। अब हमारी प्लानिंग जो रहेगी हमारे लीडरान की, उसके मुताबिक हम लोग काम करके आगे देखेंगे कि पीछे का जो हमको तजिजिया जो किए हैं उसका बेनिफिट आगे मिले। एक आखिरी सवाल आप तीनों से मेरा ये है कि कहीं ना कहीं एक चीज़ जैसे शहर में भी ये गश्त करती हुई या हम लोगों ने ऐसा सुना कि असेंबली में उम्मीदवारी के लिए आपकी जो उम्मीदवार है आपकी पार्टी ने जल्दबाजी तो नहीं की थी? जल्दबाजी की ऐसी कोई बात नहीं। हम लोगों ने बहुत मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत इलेक्शन लड़ा जी। और हमारे कौमी लीडर, रियासती लीडर, दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी मालेगांव आके इलेक्शनी कैंपेनिंग में हिस्सा लिए। मतलब हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ें होना चाहिए थी वो सब किए और हर तरह से इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के लिए पोलिंग के दिन जो पोलिंग एजेंट्स होते तो लगभग 343 पोलिंग बूथ पर 340 पोलिंग एजेंट हमारे बैठे हुए जी। मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है कि हर पोलिंग बूथ पर हमारे पोलिंग एजेंट थे। जो आज जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, मुश्किल से 45 से 50 पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठे हुए उनके। तो हम लोगों ने कोई जल्दबाजी नहीं की है, पूरा प्लानिंग से। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ कि इन द सेंस के यानी कि 5 साल और वेट करना चाहिए था जिस तरीके से, यानी आपका मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ आपकी पार्टी का जो गठबंधन था उसको तोड़ करके समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना और उसके बाद सीधे असेंबली में उम्मीदवारी करना। तो ऐसी बातें हैं कि अगर 5 साल या 10 साल जो है वो मुफ्ती साहब के साथ गठबंधन में रहते और अपना एक वोट बैंक और अपनी कारकर्दगी को दिखाते और उसके बाद असेंबली में उम्मीदवारी करते तो कुछ बेनिफिट मिल सकता था इसका। उस वक्त तो हमारे लिए शहर बचाना और मुश्किल हो जाएगा जैसा लोग चाह रहे हैं या कह रहे हैं। अभी तो शहर खंडर में तब्दील हो गया, उस वक्त तो क्या हाल हो जाती। अभी तो अब ऐसा हो गया है कि कम से कम एक मध्य मुकाबिल के खौफ से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। अगर हम 5 साल और इंतज़ार करेंगे तो हम शहर का नुकसान होने में। और दूसरी बात ये कि जल्दबाजी में इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अक्टूबर 2022 को लखनऊ में जब पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जब से ये प्रोग्राम तय था और वहाँ पे अखिलेश यादव साहब के सामने बात हुई, ये सब बातें हुई कि असेंबली इलेक्शन लड़ना है। हमारे साथ 3-4 बातें जो वजूहात मैंने आपको बताई वो सब हमारे पीछे लगी रही, जिसकी हमको सफाई देना पड़ जाएगा। हम उसमें भी उलझे रहे। और दुश्मन नंबर 1, ये एक बात मुस्तकिम डिग्निटी ने कही थी। बहरहाल वो तो ऐसा है कि वक्त आने पर उसको जाहिर करने का ऐलान किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी अंदाज़ा किया होगा कि हाँ, पार्टी के कुछ लोग हैं जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की और वो दुश्मन नंबर 1 है। 13 दिसंबर को हमारी एक आवामी मीटिंग होगी, उसमें उसका ऐलान किया जाएगा। पार्टी के जो लीडर हमारे शान मुस्तकिम डिग्निटी साहब, तो उसके ऊपर वो अपनी आगे की सरगर्मी बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ मौलाना जाहिद नदवी, एडवोकेट तौसीफ और अब्दुर्रहमान भाई, जिन्होंने हमसे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और पूरी मंज़र को क्लियर कर दिया कि किस तरीके से इलेक्शन कैंपेनिंग की गई, किस तरीके से उनकी पार्टी समाजवादी ने मेहनत की, नताइज जो भी आए, बहरहाल उन पर किन किन फैक्टर्स का ज़्यादा असर रहा, उन तमाम बातों को क्लियर किया। मैं तमाम ही हमारे मेहमानान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जल्द ही हमारी मुलाकात दोबारा होगी और हम जानने की कोशिश करेंगे कि असेंबली इलेक्शन में दुश्मन नंबर 1 कौन था।